नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर अब आज से हम अंतिम माइनर एक्ट को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम बीएनएस को देखेंगे, जिसकी प्रतीक्षा आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमारा आपका मिलना जिस तरह से होता था उस तरह से नहीं हो पाया। उसका प्रमुख कारण ये था कि हरियाणा में हिंदी पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और हरियाणा में एक प्रमुख परीक्षा हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में पैट की परीक्षा होती है, यूपी ट्रिपल एस सी, ऐसे ही हरियाणा में सीईटी की परीक्षा होने वाली है और वह परीक्षा 26 और 27 तारीख को आयोजित होनी है। तो उस संदर्भ में पिछले हफ्ते मैंने 3 मैराथन करी। आप भी अगर लाभ उठाना चाहते हैं हिंदी को, तो वो उन 3 मैराथन को आप देख लें, तो आपको बहुत लाभ उसमें मिल जाएगा। एक तो 12 घंटे की मैराथन है पूरी। जितनी भी शब्दावली हैं, पर्यायवाची, विलोम, समश्रुत, भिन्नार्थक, समानार्थी, अनेकार्थक और लोकोक्ति, मुहावरे, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय और ये सब के सब उसमें एक ही वीडियो में सब आपके कवर हो जाएंगे। आरडब्ल्यू स्टेट्स एग्जाम पर वो पड़ी है उसके। अब देखो, एक हफ्ते में 3 मैराथन करने से क्या होता भाई, हिल गया मैं, हिल गया भाई साहब। अभी भी मेरे को चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि शक्ति लगती है बहुत ज्यादा। 12 घंटे खड़े होना, और फिर जो गागर में सागर मैराथन हुई वो बहुत जबरदस्त हुई, उसमें स्वाद आ गया। तो उसकी वजह से शरीर, अब शरीर है भाई, मैराथन पढ़ाने में जोर पड़ता है बहुत ज्यादा। तो फिर बीच में आपकी क्लास उस तरह से नहीं हुई। बट अब मेन चीज ये है, अब आप पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आप ही अब मेरे मेन फोकस में हो। और हमारा सिलेबस भी अब लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, क्योंकि बीएनएस अब ये हो जाएगा। इसके बाद बीएनएस और बीएनएसएस ही रह जाएंगे, बाकी आपके सिलेबस में अभी चीजें नहीं हैं। अब देखेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। हो सकता है इनमें से भी जो चीजें हैं वो हटा दी जाएं या कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाए, तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बट मुझे उम्मीद है आपको मुझे देख करके अच्छा लग रहा होगा और मुझे भी आपको देख करके अच्छा लग रहा होगा। हाँ हाँ, नहीं मैं तो खुश रहता हूँ भाई, आई एम ऑलवेज हैप्पी। हाँ हाँ हाँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, तो आप भी हमेशा खुश रहा करो। और अब फिर मेरे को, जब हरियाणा में बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, फिर राजस्थान वाले बच्चों ने बोला कि सर राम सर से हिंदी पढ़ेंगे हम, तो राम सर से ही पढ़ेंगे। हमको राजस्थान एसआई की भर्ती आ रही है, आप भी अगर अप्लाई करना चाहो तो कर देना। उसमें मेजर रोल हिंदी का ही है, और मेन सोचते हैं हिंदी का ही है। और उसमें हिंदी पढ़ाने की जिम्मेदारी फिर से मुझे मिली है, क्योंकि उधर से फ़ोन आया कि सर ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब बच्चों को अच्छा लग रहा है तो ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आयकर अधिनियम है। दिल से बताऊं ना, मेरे को बहुत बोरिंग लगता है ये। मेरे को ये बहुत अजीब लगता है आयकर अधिनियम। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास आय है, ना हम उस पर कर दे सकते हैं, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो क्या आज ये टॉपिक शुरू किया जाए, बताओ मुझे एक बार। हाँ। हाँ, और क्या भाई, 3 मैराथन खींचने के बाद अंजर पंजर। यहाँ पे जैसे बोलते रहते हैं ना, 12 घंटे बाद, ये वाला जो हिस्सा है चेस्ट से नीचे वाला, यहाँ पर जहाँ पेट होता है, डायफ्राम होता है जहाँ पे, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है जख्म हो गया अंदर बोल बोल करके। 2 लाइन हो जाए सर। हाँ, अभी आपको पढ़ाएंगे हिंदी। अभी मैं हिंदी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूट्यूब पे भी शुरू करने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एक अलग ही वे में लेके चलेंगे चीज़ों को। हाँ, अधिकतम उम्र कितनी है देखेंगे, अभी बताएंगे उसके बारे में ना। उसकी वीडियो वगैरह करवाते हैं अभी ना, उसकी जो पूरी जानकारी वो देंगे आपको। लोटपोट के परिणाम एक हरियाणा में, चलो बताएंगे बाद में बताएंगे। क्लास शुरू करते हैं, नहीं तो आज आपसे बात ही बात में सब समय निकल जाएगा। और फिर बात बहुत सारा कोई कोई जाके वहां पे लिख देगा डाउट ग्रुप में कि ये तो आता है, ये अपनी तारीफ करने लगता है, ये तो पागल बनाता रहता है, मूल विधि क्लास का मजाक बना के रखा है। ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। तो आयकर अधिनियम को हमको पढ़ना है। यहाँ से भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं। मूलतः इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट है। ठीक है, और इसके संदर्भ में कुछ चीजें जो हैं वो आपको बहुत गंभीरता से सुननी है, बहुत गंभीरता से आपको समझनी है। आपको क्लियर आ जाए। अब कमेंट बंद करो हजूर, तो मैं पढ़ाऊं 2 मिनट, मैं पढ़ाने का प्रयास करूं। कमेंट बंद करो। हाँ, कोई पूछ रहा है आप पंडित हो? मैं इसका जवाब एक ही देता हूँ, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो बस तलवार का मोल करो, म्यान का क्या करना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका आयकर अधिनियम। ठीक है, कौन सा है? आयकर अधिनियम है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें है आपका वो है 1961। वहां पे सीधे ही पूछा जाएगा कि ये अधिनियम कौन से साल का है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्या काम कर लिया होगा, आप लोगों ने निश्चित रूप से आप लोगों ने एक चार्ट बना रखा होगा और उस चार्ट पर एक टेबल टाइप बना रखी होगी जिसमें एक्ट्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स को आपने लिख रखा होगा, उसमें कुल कितने अध्याय हैं ये बात आपने लिख रखी होगी, और उसमें अगर कोई अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, तो उनको भी आपने उसमें जरूर लिख रखा होगा। तो ऐसा होता है हमेशा। देखो अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ, तो डेफिनेट एक बात को मान करके चलिएगा कि किसी ना किसी शिफ्ट में किसी न किसी एक्ट की कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डेट आ जाएगी, या कोई ना कोई शिफ्ट में आपका टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस पूछा जा सकता है, या टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स पूछा जा सकता है, या टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स पूछा जा सकता है। तो आपको इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। और जब भी हम किसी एक्ट को शुरू करते हैं तो एक्ट को शुरू करने से पहले, है ना, एक्ट को शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ये एक्ट ऐसा है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जितने भी एक्ट हैं उनमें बहुत गंभीरता से सरकार ने या सांसदों ने या संसद ने हमारे कानूनों को बनाया है। पर सबसे ज्यादा ध्यान कहां पर दिया है? सबसे ज्यादा ध्यान दिया है इस पे। ये ऐसा भारी भरकम एक्ट बना रखा है कि पोथा बन जाए। अगर इसको खोल के देखो तो 800 850 पन्नों का एक्ट है ये। एक एक धारा में इतनी इतनी एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि पैसा तो इसी माध्यम से लूटना है, ठीक है, इसी माध्यम से पैसा लूटना। हर तरह टैक्स लाओ, ये लाओ, वो करो। क्या करोगे? देश के भले में थोड़ा लगाएंगे, अपनी जेब में ज्यादा भरेंगे। सारे नेता एक थाली के चट्टे बट्टे। तो नेताओं ने ये सब काम बढ़िया कर रखा है। इसको अंग्रेजी में इनकम टैक्स एक्ट बोला जा रहा है। और इसी के लिए देखो, अगर आपसे कहा जाएगा आईटी एक्ट, है ना, आईटी एक्ट 1961, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इन आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है उसका सन क्या है, बताना। जैसे हम यहां पे बोल रहे हैं दिस इज इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, आईटी एक्ट 1961। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एक्ट को क्या बोला जाएगा, ये बात मुझे बताना है। काम करें, हर एक बच्चा इसका जवाब देवे, हर एक बच्चा इसका जवाब देवे। मैं जानना चाहता हूं। हाँ बताइए, बताइए। हाँ बताइए दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं। वॉइस नहीं आ रही है? अरे नहीं भाई, वॉइस नहीं आती बवाल हो जाता अब तक। हाँ, वो कौन से सन का है एक्ट? बहुत बढ़िया। 2008 कौन बोल रहा है? पिटाई हो जाएगी। 5 बोल रहा है कोई? वाह वाह मेरे शेरों, वाह मेरे चीते, मेरे भगेरे। गांव में कहते हैं जो वो होता है ना तेंदुआ, उसको भगेरा बोला जाता है। हाँ, वो सन 2000 का है। बहुत बढ़िया। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है आपका, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो सन 2000 का एक्ट है। तो आपको सीधे ही इसमें याद रखना है कि ये इनकम टैक्स एक्ट जो है ये 1961 का है। और जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की चर्चा यहां पर करने पर आएंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि पारित कब से होता है, ठीक है। पारित मतलब ये अधिनियमन, ठीक है, अधिनियमन। ये अधिनियमित कब हुआ है, ठीक है, ये अधिनियमित कब हुआ है, या इसी को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है कि ये इनेक्ट कब हुआ है, यानी कि संसद ने इसको कौन सी डेट में अपने यहां से पूरी तरह से पास कर दिया। जब हम संसद की बात कर रहे होते हैं तो संसद में हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा और राष्ट्रपति भी उसके एक अंग के तौर पर गिने जाते हैं। तो आपको एक बात बहुत अच्छे समझनी, जब संसद कहते हैं तो राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। तो फाइनली जब राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं या महोदया के हस्ताक्षर हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पद और प्रशासनिक पद आपके क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं और ये उभय लिंग की तरह से भी बर्ताव करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो राष्ट्रपति महोदय या महोदया दोनों ठीक है। तो जब वो हस्ताक्षर कर देते हैं, जब वो सिग्नेचर कर देते हैं, तब वह कानून पारित हो जाता है। और यह तिथि कौन सी है? यह तिथि है 13 सितंबर 1961। इसको आपको ध्यान रखना है।
पूछा जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट कब पारित हुआ, तो 13 सितंबर 1961 को इनकम टैक्स एक्ट आपका पारित किया गया। और अगर इसको लागू होने की बात आएगी तो आपको बस थोड़ी सी एक बात याद रख लेनी है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, जिसको आपका वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो आपने, मैं मानता हूं कि आपने इतनी अर्थव्यवस्था तो जरूर पढ़ी होगी कि आपको वित्तीय वर्ष का पता होगा। वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल को शुरू होकर के कब कब तक चलता है, वह 31 मार्च तक आपका जारी रहता है। तो इसी आधार पर आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आगे निर्धारण वर्ष भी आएगा कि निर्धारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है जिसमें टैक्स से रिलेटेड बात की जाती है, क्योंकि एक्ट ही क्या है, इनकम टैक्स एक्ट है। मेरी तो समझ में ये थोड़ा सा मुश्किल है कि इनकम टैक्स एक्ट को यूपीएसआई में डायरेक्टली पूछने की क्या जरूरत है, इसको तो बाद में पढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसको तो बाद में पढ़ाया जा सकता है, और ये बहुत मतलब डिफिकल्ट एक्ट है अपने आप में, पर कोई बात नहीं, मैं इसको आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आयकर अधिनियम जो लागू हुआ है, एनफोर्स हुआ है, वो डेट है 1 अप्रैल 1962। ठीक है, ये दोनों तिथियां आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। हाँ, इसको कहीं आप बहुत साइड में नोट करते जाएं। तो 13 सितंबर 1961 को पारित हो रहा है, और 1 अप्रैल 1962 को इसको एनफोर्स किया जा रहा है। इसको फोर्स है ना, एनफोर्स किया जा रहा है, लोगों पर इसको लागू किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। जब आपकी भर्ती आ जाएगी ना, ठीक है, जब आपकी भर्ती आ जाएगी तो भर्ती आ जाने के बाद एक काम किया जाएगा। क्या काम किया जाएगा कि आपके जितने भी एक्ट हैं, इन एक्टों को मैं रिवीजन कराऊंगा, आपको पूरा एक बार दोबारा से रिवीजन कराऊंगा, और जो फैक्ट बताया उसी फैक्ट को उसके साथ में ही, जो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, हाथ क्या प्रैक्टिस, इतनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको जीवन में कभी दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोबारा से, हाँ ठीक है, दोबारा से इसको पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और फिर मैं इनको याद करने के तरीके भी बताऊंगा आपको, है ना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको दिमाग में चीजें आ जाएंगी। बट मैं पहले चाहता हूं कि आपका बेस क्लियर हो गए। अगर मैं अभी से ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताने शुरू कर दूंगा तो आप पढ़ने पर कम ध्यान दोगे, और ट्रिक्स एंड ट्रिप्स पर ज्यादा ध्यान रखोगे। अगर पूछा जाएगा कि कुल कितने अध्याय हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा उधर 23 अध्याय हैं। कितने? 23 अध्याय हैं। और धाराओं की संख्या कितनी है? लो, 298। अगर इसको एक पेपर पर आप लिखना चाहो, अगर इसको एक पेपर पे आपके लिखने का मन हो जाए, तो स्पष्ट रूप से आप ऐसे लिख सकते हो कि कुल धाराएं कितनी हैं। हाँ, कुल अध्याय लिखो पहले तो, कुल अध्याय यानी हाउ मेनी चैप्टर्स। तो कुल अध्याय आपको कितने बताने हैं? कुल अध्याय बताने हैं आपको 13। कितने? 13 अध्याय हमारे यहां पर हो जाएंगे। 23, माफी चाहता हूं, हाँ 23 अध्याय कुल हमारे यहां पर हो जाएंगे। कुल 23 अध्याय हमारे 23 यहां पर हो जाएंगे। और धाराएं जो हैं, कुल धाराएं जो हैं हमारी, कुल धाराओं के संदर्भ में, कुल धाराएं है ना, टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो सेक्शंस हमारे कितने आए हैं? 298, 298 देख सकते हैं आप, 298 टोटल यहां पर सेक्शंस आपके हैं। अब इसमें एक बात और भी है, यहां पर एक स्पष्ट बात ये बोली जा रही है कि भाई जब इतने सारे अध्याय हैं और इतनी, है ना, आप ये मानो 298 हैं इसमें, और आप उसमें देखो बीएनएस में 358 के आसपास हैं, तो आप देखो ये बीएनएस के जितना ही बड़ा एक्ट है, और आप अगर इसको पढ़ने लगो ना तो कम से कम महीना 2 महीना भाग जाएगा। तो हमको केवल क्या चीजें पढ़नी है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जरूरी हैं, उन्हीं को हमको देखना है। अब अगर इसकी एक एक धारा पढ़ने लगो तो कौन गालियां देगा? आप सबसे पहले मुझे गाली दोगे, अरे मास्टर जी क्या कर रहे हो। तो इसमें हमको केवल बेसिक चीजें जान लेनी है, जैसे कृषि संबंधी आय, या ऐसी आय जिन पर टैक्स नहीं लगता है, या कौन कौन सी धाराओं में छूट मिलती है टैक्स में, इस तरह की धाराओं को ध्यान हमको रख लेना है। अगर अनुसूचियों की बात करें, शेड्यूल्स की बात करें, तो देयर आर 14 शेड्यूल्स। कितने? वहां पर 14 आपके क्या है, वहां पर 14 कुल जो अनुसूचियां हैं, है ना, कुल जो अनुसूचियां हैं,
कुल जो अनुसूचियां हैं वो कितनी बोल रहा है, 14 है ना। अनुसूचियों को क्या कहते हैं, शेड्यूल्स कहा जाता है। ज्यादा कुछ पढ़े लिखे होते हैं तो स्केड्यूल्स बोल देते हैं, स्केड्यूल्स, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो शेड्यूल 14 है, धाराएं 298 है और चैप्टर 23 है। ये कुछ मोटी मोटी इसके बारे में बात हुई। अब हम चलते हैं इसकी धाराओं के बारे में, जहां पे हमें बेसिक बेसिक सब चीजें डिस्कस कर लेनी है, बेसिक बेसिक सब चीजें जान लेनी है। और इसके बाद पहले तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं इंपॉर्टेंट केसेस करवाऊं, बट अभी मैं क्या काम करने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। हाँ 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 हाँ, पारित और लागू होने में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल किसी ने बहुत अच्छा पूछा है। आप अभी तक संभवतः आप जुड़े नहीं होंगे तभी ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं। देखो, पारित होने का मतलब है पास हो जाना, मान्य कर देना, कि संसद में कोई भी बिल आया, कोई भी विधेयक आया, कि इस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। देश में इस चीज पर कानून बनाने की उनको जरूरत है। तो वो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। मान लिया कि लोकसभा में आया, लोकसभा में आने के बाद उसमें पक्ष और विपक्ष ने खूब चर्चा करी, खूब बहस हुई, और बहस होने के बाद यदि वहां से वो बहुमत से बिल पास हो गया तो वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी फिर बहस और ये सब चीजें चलेंगी वहां पर। अगर वो वहां से बहुमत से पास हो जाता है तो आर्टिकल 111 में कोई भी विधेयक कहां पर जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति वहां पर क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के पास ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सिग्नेचर कर दे, या वो क्या कर सकता है, सुधार के लिए वापस भेज सकता है कि भाई आप सुधार करो। तो अगर उधर से सुधार वापस आ जाता है, सुधार होए या ना होए, अगर दोबारा आ गया तो सिग्नेचर करने जरूरी है। और वहीं पर राष्ट्रपति की एक अदृश्य शक्ति, जिसको वीटो पावर कहा जाता है, कि राष्ट्रपति के पास यदि दोबारा संशोधन हो करके या ना हो करके अगर विधेयक आ जाता है तो उसको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, बट टाइम ड्यूरेशन वहां पर नहीं रखी गई। वही टाइम ड्यूरेशन की गलती एक तरह से राष्ट्रपति के पास क्या बन गई है, एक वीटो पावर की तरह से बन गई है। ज्ञानी जैल सिंह वाला मुद्दा आपने जरूर सुना होगा, जब इंदिरा गांधी सरकार डाक संशोधन अधिनियम लाना चाहती थी, जिसमें मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का विचार था कि मीडिया वही खबर दिखाएगी जो सरकार द्वारा प्रमाणित होगी। तो ज्ञानी जैल सिंह ने इस विधेयक को अपने ठंडे बस्ते में डालकर वीटो पावर का यूज करते हुए प्रकाशित मतलब पारित नहीं होने दिया। और अगर सिग्नेचर हो जाता है दोनों पक्षों से, दोनों सदनों से पारित हो जाने के उपरांत, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, वो विधेयक आपका अधिनियम बन जाता है। तो विधेयक का आपका अधिनियम बनना, बिल का एक्ट बनना ही उसका पारित होना है, पास होना है, इनेक्ट होना है। और जो चीजें वो लिख दी गई हैं वो पूरे के पूरे देश में हर एक व्यक्ति पर क्या हो रही हैं, यदि लागू हो जाती हैं, एनफोर्स हो जाती हैं, कि ये बातें जो यहां पर लिखी गई हैं, अगर इस पर्टिकुलर डेट से आपने इनका उल्लंघन किया तो आप इस एक्ट के अंतर्गत अपराधी माने जाएंगे। इसको कहते हैं एनफोर्स करना। तो धारा एक क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों, धारा एक ऑलवेज टॉक अबाउट, है ना, ऑलवेज टॉक अबाउट, है ना, ऑलवेज टॉक्स अबाउट आपके किसके, आपके शो टाइटल, विस्तार और प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बात करती है। तो संक्षिप्त नाम तो प्यारो हमने जान लिया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारा हो गया है। प्रारंभ के बारे में, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में हमने चर्चा जान ली है कि भाई 13 सितंबर है आपकी, 13 सितंबर 1961 है आपका, और भाई आपका 1 अप्रैल 1962 है। ये हमने दो डेट जान ली हैं। अब हमारे सामने मूल बात यह है कि विस्तार कहां पर है। क्या इनकम टैक्स नहीं देने संबंधी कानून किसी एक पर्टिकुलर राज्य में कहीं पर ऐसा थोड़ी है कि लागू नहीं होंगे, या कहां कहां पर लागू होंगे। कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को तो टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, कह दिया जाए कि भाई तमिलनाडु के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो इसके विस्तार क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। भारत के कोने कोने पर, क्योंकि पैसा निकालना है, भारत के कोने कोने पर यानी कि संपूर्ण भारत पर इस एक्ट का प्रभाव है, इस एक्ट का विस्तार है, ये पूरे भारत में आपका लागू है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हम लगातार इसको जानते, पढ़ते और समझते हुए चले आ रहे हैं। आप गंभीरता से सुनिए, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारों? हाँ, मेरे प्यारों को दिक्कत तो नहीं है? हाँ। हम्म।
हाँ हाँ हाँ। नींद आ रही, सो जाओ, सो जा मुन्ने सो जा, प्यारे राजा सो जा, राज दुलारे सो जा, क्योंकि ये कंपटीशन ही कम होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, और उसमें इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वो पूछ सकता है आपसे कि अग्रिम कर क्या होता है, ठीक है। धारा एक बार को आप याद रखो या ना रखो, है ना, बहुत ही ज्यादा टफ चीजों को बनाने की कोशिश यदि की जाएगी तो धाराओं के नंबर पूछे जाएंगे एक्ट में से, और वो फिर ऐसा नहीं है कि आप ही प्रभावित होंगे, उससे मैक्सिमम बच्चा प्रभावित होगा, क्योंकि धारा 2(1) पता नहीं कितने एक्टों में है, जितने एक्ट है हमने अभी तक कितने एक्ट पढ़ लिए, सब में धारा 2(1) है, तो कितनी जगह आप चीजों को याद रख पाओगे। तो अगर पेपर में ऐसी चीज पूछी जाती कि अग्रिम कर इनकम टैक्स एक्ट की कौन सी धारा में है, तो अगर आपको याद हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। बट जब मास पॉपुलेशन पर या मास कैंडिडेट पर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उसमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सभी लोग उनको गलत कर रहे होते हैं। बट अगर ये चीज आ जाएगी कि अग्रिम कर या इन एडवांस टैक्स जो है वो क्या चीज होती है या इसका जिक्र कहां पर है, तो आपको फिर बोलना पड़ेगा कि अग्रिम कर। और ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि ये प्रश्न जो है ये यूपीएसआई में पूछा गया है आपको, है ना, जहां तक मुझे स्मृति में है ये यूपीएसआई में पूछा गया है। अग्रिम कर क्या होता है, पहले से टैक्स को दे देना। यदि देखो आप में से बहुत सारे लोग ना गवर्नमेंट जॉब में होंगे जरूर होंगे, है ना, और जब गवर्नमेंट जॉब में आप होंगे, अभी तो 12 लाख तक की स्थिति बन गई है कि 12,75,000 रुपए तक अगर आप सालाना कमा रहे हो, तो ये जो चल रहा है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये बात वहां पर स्पष्ट रूप से कही गई है। बट इससे पहले अगर आप देखो तो तनख्वाह में से ही डिडक्ट हो जाता है टैक्स, है ना, तनख्वाह में से ही काट लिया जाता है इनकम टैक्स। तो जो टैक्स बनने से पहले ही भर दिया जाए, एक तरह समझा ये बात कि एडवांस में दिया गया टैक्स एडवांस टैक्स है, एडवांस के लिए ही आपका अग्रिम शब्द प्रयोग होता है। ए पेपर में क्या पूछा गया था कि अग्रिम कर से संबंधित अध्याय कौन सा है, ये बात है। तो अग्रिम कर की परिभाषा जो है वो सेक्शन 2(1) में दी गई है, और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है, और अग्रिम कर से रिलेटेड जो आपका अध्याय है वो है अध्याय 17C। कौन सा? अध्याय 17C। अध्याय 17C में पूरा का पूरा बताया गया है कि अग्रिम कर एडवांस टैक्स क्या है, किस तरह है, क्या प्रावधान है। तो ध्यान रखना है, आंसर करो एक बार मुझे, मैं आगे करता हूं इसको। अग्रिम टैक्स एडवांस टैक्स से रिलेटेड चैप्टर कौन सा है, एक बार मुझे लिखना है, एक बार आप प्लीज। हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ। कोई कह रहे हैं सर जी रामपाल जी की ज्ञान गंगा पढ़ें। भाई देखो सभी महापुरुषों को प्रणाम है, पहले तो मैं बस ये पढ़ लूं, मैं हिंदी पढ़ लूं भाई पहले, बाद में देखेंगे कुछ। अभी तो बस ये है कि भगवान का नाम लिया जाता रहे, जो भी थोड़ा बहुत है जैसे भी है, और ये पढ़ना पढ़ाना ठीक ठाक से हो जाए, आप लोगों को भरपूर मदद मिल जाए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। 17C में ध्यान रखना, इसको लिख लो कहीं भी, ठीक है। अग्रिम कर से संबंधित अध्याय कौन सा है, तो अग्रिम कर से संबंधित अध्याय, ये आपको बताया जा रहा है कि जब तुम्हारी नौकरी लगी एडवांस टैक्स जमा कर देना बेटे, नहीं तो तुम्हें भेजेंगे हम नोटिस बाद में, ठीक है। एक राजीव दीक्षित थे, ठीक है, 2010 के आसपास उनका निधन हुआ था। बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, आपने सुना होगा, आयुर्वेद पर बहुत बोलते थे और देश की अर्थव्यवस्था और सभी मुद्दों पर बहुत ज्यादा बोलते थे। उनके बारे में बोला जाता है कि उनका जो देहांत हुआ था वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ था, और सामान्य परिस्थितियों का मतलब आप समझ सकते हैं, नहीं का मतलब असामान्य परिस्थितियां, और असामान्य परिस्थितियों में आप जो भी कुछ एज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपको पता है वो आप जान सकते हैं। वो इस बात को बहुत ज्यादा बोलते थे कि अगर देश का पैसा विदेशी खातों में, बैंक खातों में भरा हुआ है, उसका प्रमुख कारण है इनकम टैक्स का होना। यदि आदमी बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता है तो आप क्या काम करते हो, अगर उसने कोई बिजनेस शुरू किया, उसको घाटा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो मरे डूबे वो कहीं जाए, उसको गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। बट अगर उसने वहां पे प्रॉफिट गेन कर लिया, कैपिटल गेन कर लिया, है ना, उसको फायदा हो गया, तो लाओ जी
अगर कुछ कुछ कंडीशन में तो ऐसा भी था कि मतलब 30% तक टैक्स पहुंच रहा है, 35% तक टैक्स पहुंच रहा है। अभी जैसे गुकेश का था, गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो 11 करोड़ से ऊपर की राशि बनी थी। तो उसमें था कि अगर आप कोई प्राइज जीतते हो, कोई पुरस्कार जीतते हो, तो पुरस्कार की इतनी राशि आपको देनी पड़ती है। तो 4 करोड़ से ऊपर की राशि टैक्स में जमा करनी पड़ रही थी। तो फिर सब जगह आर्टिकल लिखे गए कि जब वो महंगी महंगी फ्लाइट्स में जा रहा है और इंटरनेशनल चैंपियनशिप लड़ रहा है अपने खर्चे पे, तब तो तुम गए नहीं, तब तो कुछ गए नहीं। अभी आ गए गोबर खाने कि भाई तुमने 11 करोड़ से ऊपर की राशि जीती है, उसमें से 4-5 करोड़ हमारे यहाँ पे जमा कर दे। तो शर्म आनी चाहिए है ना इंडियन सिस्टम को। हालांकि कुछ सुधार किया गया है, बट राजीव दीक्षित हमेशा बोलते थे कि इनकम टैक्स को आप खत्म कर दो, सारा पैसा व्हाइट है और सब आपके देश में है। बट वो होगा कैसे? अगर वो पैसा लोगों का है, लोगों के पास रह जाएगा, तो नेता और जो फर्जी लोग हैं ये कैसे पैसा बचा पाएंगे? तो ये काम कभी नहीं होने वाला है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने है, वो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है और मैं कहता हूं कि ये धारा की जो संख्या है, ये धारा आप रट लें प्लीज, क्योंकि ये कृषि आय के बारे में बात करता है, ये एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बात करता है। एग्रीकल्चर इनकम या एग्रीकल्चरल इनकम है ना, वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम होना चाहिए क्योंकि इनकम के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो एडजेक्टिव यूज होना चाहिए, विशेषण प्रयोग होना चाहिए। कृषि आय की परिभाषा, यानी कि यहां पर बोलने का प्रयास किया जाएगा कि कृषि आय के अंतर्गत क्या क्या आता है। कृषि आय, कृषि आय के अंतर्गत है ना, कृषि आय के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि आय के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि आय के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि आय के अंतर्गत क्या क्या आपका आता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि वो कृषि आय के अंतर्गत आएंगे, यानी कृषि से होने वाली आय, खेती से होने वाली आय। इसको क्या लिख सकते हो आप? खेती से, है ना, खेती से होने वाली आय, खेती से होने वाली आय के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि खेती वाली भूमि से प्राप्त लगान। लगान का मतलब क्या है? लगान का मतलब यहां पर रेंट से है, कि ऐसी कोई भूमि आपके पास है, ऐसा कोई लैंड रिसोर्स आपके पास है जिसको आपने रेंट पे चढ़ा रखा है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा क्या होता है, एक शब्द मैं प्रयोग करता हूं, बटाई, ठीक है, बटाई, या क्या कह देते हैं, किराए पर, है ना, किराए पर, है ना, किराए पर। आपने देखा होगा गांव देहात में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत सारी जमीन होती है और खेती की जमीन होती है, उसमें आप खेती करिए, उसमें आप फसलों को उगाइए, उसमें आप उत्पाद पैदा करिए, सब्जी लगाइए, कुछ भी करिए, गन्ना लगाइए, कोई भी फसल, दाल, मूंग, अरहर, कुछ भी लगाइए। बट वो अकेला आदमी कई बार कर नहीं पाता, वो सोचता है यार क्या करूं जमीन का, या शहर में लोग रहने लगते हैं तो जमीन गांव में पड़ी रह जाती है, तो उस जमीन को क्या कर देते हैं, बटाई पर दे देते हैं, पट्टे पर दे देते हैं, और सालाना कुछ रकम निर्धारित कर ली जाती है कि भाई क्या चीज है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, अध्याय 14 नहीं है बेटे, 23 है। कहाँ पे हो? अनुसूचियां 14 है मेरे भाई। अरे भाई नशे मत करो यार, ये मत करो के, हाँ, आंख रहे लाल भोले, पी के तेरा माल भोले। चल रहे ना, कांवड़ चल रही है बढ़िया। तो कांवड़ पे बहुत बवाल हो रहा है, कोई कोई अपने अपने व्यूज बटोरने की, सबको अपनी राजनीति, कोई कह रहा है कि ऐसा मत करो, कोई कह रहा है कांवड़ में इतना जल मत लाओ। अरे भाई जो ला रहा है उसको लाने दो, तुमको क्या फर्क पड़ता है? उसको लग रहा है ऐसा बोल के मेरे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो कोई कह रहा है, कोई, सबकी अपनी अपनी मस्ती है, ये देश पता नहीं बस चल रहा है, चल रहा है अपने भगवान भरोसे। ठीक है, तो अनुसूचियां 14 है बेटे, भोले का माल मत पियो, है ना। अनुसूचियां 14 हैं, अध्याय तो 23 है। कोई बोल रहा है अध्याय तो 14 है, तुमने 17 कैसे बता दिया, मैं मिलूंगा तुमसे। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है। तो आपने देखा होगा क्या चीज, कि आपने शब्द सुना होगा बटाई पर, किराए पर, पट्टे पर। तो एक राशि तय कर दी जाती है, राशि तय कर दी जाती है। क्या होती है कि भाई साल में 5,000 रुपए बीघा तुम मुझे दे देना किराए पे। सपोज करो उसने 10 बीघा जमीन दे दी, तो साल में 50,000 रुपए उसको मिल जाते हैं, या 10,000 रुपए बीघा, वो जगह जगह पर डिपेंड होता है।
तो अगर इस तरह से खेती वाली भूमि को आपने किराए पर दे रखा है और वहां से कुछ पैसा आपको प्राप्त हो रहा है, तो वह कृषि आय आपकी कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। दूसरी बात है, खेती वाली भूमि से, है ना, खेती वाली भूमि से राजस्व आपको प्राप्त हो रहा है। राजस्व मतलब आपकी रुपए पैसे की कमाई हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू जनरेट कैसे हो सकता है? आपने गन्ना उगाया, वो बेच आए, आपने फसलें उगाई, वो बेच ली, सब्जियां उगाई, वो बेच ली, उससे जो आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, उस जमीन से जो आपको पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू होगा, वो भी कृषि आय के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तीसरी बात, हाँ, अब तीसरी बात, अब ये तो है जमीन को किराए पर देना, ये है जमीन में उत्पाद फसल इत्यादि उगा करके उसको बेच करके लाभ उठाना। औषधियां उगाई जाती हैं, जैसे अगर आप बहुत देखो, इस चीज को जानना चाहिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसानों के बच्चे होंगे, और आपको ये बात पता होनी चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़नी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है मिक्स फार्मिंग का, एक है मिक्स फार्मिंग का। उसमें क्या होता है, हम एक परंपरागत तरीके से खेती करते रहते हैं और लगे रहते हैं उसमें, कभी कुछ सब्जी बो दी, कभी चावल बो दिए, कभी धान बो दिया, कभी गेहूं बो दिया, कभी कुछ। अब एक बात बताओ, जैसे ये हमारा खेत है, जैसे हमारा खेत है, मान लिया चकोर खेत है, हम इसमें क्या करते रहते हैं, इस एरिया में पूरे में खेती करते रहते हैं। ये जो जगह है, ये आउटलाइन वाली जगह है, अरे दोस्त ये तो बेकार खड़ी हुई है ना, इस पे पेड़ लगाओ आप। किसके लगाओ? दो चीज के पेड़ लगाओ, आज ही लगाना, इस चीज को ध्यान रखना। एक तो होता है मोरिंगा, एक तो होता है मोरिंगा, है ना, मोरिंगा। मोरिंगा इसको ड्रमस्टिक कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको ड्रमस्टिक कहा जाता है, ड्रमस्टिक। और अगर आप इसको और सरल भाषा में देखना चाहो तो सहजन कहा जाता है, सहजन। तो मोरिंगा जो होता है वो वाइटल पावर को बूस्ट करता है, इसकी पत्ते काम आते हैं। और विटामिन B12, है ना, विटामिन B12 का एकमात्र आपका रिसोर्स है जो आपका शाकाहार में आता है। नहीं तो विटामिन B12 जो है वो नॉन वेज फूड कंटेंट से ही लिया जाता है। तो मोरिंगा है, इसकी फलियां बिकती हैं, ठीक है, और ये इतना फास्ट ग्रोइंग होता है, आप लगा दो थोड़े ही समय में बिक जाए। इसकी गोंद बिकती है, इसकी फलियां, इसके पत्ते, इसके जड़, इसकी छाल, और बहुत महंगी क्वांटिटी में बिकती हैं, ठीक है। एक तो ये आप यहां पर लगा सकते हैं। एक आपका होता है कटहल का पेड़ होता है, कटहल, कटहल देखा है आपने? कटहल, कटहल होता है जिसको जैक फ्रूट कहते हैं, वो लग जाता है, बहुत जल्दी उग जाता है। कटहल जो है बड़ा महंगा बिकता है। तो इस जगह को कामयाब करना चाहिए, इनसे भी बहुत अच्छी कमाई होती है। साथ में मिक्स फार्मिंग होती है आपकी। अब पैसा कमाने की विधि होनी चाहिए। मिक्स फार्मिंग में क्या करते हैं, हमेशा के कुछ जो जगह होती है उसमें ऐसे ऐसे कुछ करके लाइंस बना ली जाती हैं, इधर उधर करके, बीच बीच में खेती होती रहती है और बीच बीच में प्लांट्स खड़े रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप 5-6 बीघे का कोई खेत हो आपका, और उसमें आप क्या काम करो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ में हाइब्रिड अमरूद के पेड़ लगाओ। अमरूद जो होता है वो साल में 2 बार सीजन आते हैं, अमरूद के 2 बार सीजन आते हैं। ये सीखो, ये सीखो, कमाई के साधन सीखो। खाली बस ये पढ़ना नहीं, एडिटिंग सीखो, टेक्निकल नॉलेज सीखो, है ना, फार्मिंग सीखो, घर बैठ के पैसे कमाओ। घर बैठे पैसे कमा रहे हैं लोग। तो उसमें क्या चीज है कि एक तो अब शिवरात्रि के आसपास अभी है ना, अब अमरूद आना शुरू होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, और एक सर्दियों में आएगा अमरूद। अभी तो माफी चाहता हूं, एक तो अमरूद अभी गया है गर्मियों के मौसम में, एक सर्दियों में। साल में 2 फ्रूटिंग आती है, और एक फ्रूटिंग में अगर आप 4 से 5 बीघे खेत में ठीक ठाक से करते हो तो 4 से 5 लाख रुपए की बचत होती है। ये मैंने कहीं से सुन नहीं रखा है, जिन लोगों ने, जो लोग करते हैं इस काम को, वहां से मैंने ये बात सुन रखी है। तो मिक्स फार्मिंग के अमरूद नहीं आ रहा है तो आम तैयार है, ऐसे पपीते के पेड़ लगाए तो बिकते हैं भाई सब। तो एक जमीन का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये जो सब और खास बात क्या होगी, आप इस तरह से सब चीज जो उगाएंगे ना वो रेवेन्यू में आएगी, है ना, रेवेन्यू में आएगी। और अभी आगे चलकर पता लगेगा कि जो कृषि से प्राप्त होने वाली आय है उस पर कोई टैक्स नहीं है, देयर इज 0 टैक्स। आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। आप 20 करोड़ कमाओ, 20 के 20 आपके हैं। बट आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो, आप कुछ लाख रुपए कमा रहे हो, आप किसी आईटी सेक्टर में हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, 20 करोड़ कमाओ, आधे पर आफत आ जाएगी, आधे सरकार लेकर उड़ने के लिए तैयार है। बट अगर 20 करोड़ एग्रीकल्चर से निकाल रहे हो, एग्रीकल्चरल लैंड से निकाल रहे हो, तो पैसा ही पैसा है, मजा ही मजा है। तो यहां पर खेती वाली भूमि से प्राप्त राजस्व जो है वो भी कृषि आय में आता है। तीसरी बात है, अभी एक बात है, आपको अपनी फसलों को बेचना है। हाँ
हाँ, आपको अपनी फसलों को बेचना है तो ज्यादातर तो क्या हो जाता है, गांव देहात में थोड़ी थोड़ी बिक जाती है, बट अगर वो टन्स में है, वो क्विंटल्स में है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको मंडी जाना पड़ेगा, आपके शहर की नजदीकी मंडी जाना पड़ेगा। तो मंडी जब जाओगे तो ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ेगी। तो मान लिया आप अपनी उपज को बाजार में ले जाने वाली बाजार में ले जाने के लिए क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हो, ले जा रहे हो। अब बाजार में ऐसे तो नहीं है कि आपने उठाया गेहूं के पेड़ और उठा करके ले जाकर पटक दी, नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे आप क्या काम करोगे, आप पहले थ्रेसर बुलाओगे, थ्रेसर बुलाने के बाद उसमें डालोगे, भूसा अलग छट जाएगा, उसके बाद आपका जो क्या चीज है, जो आपका दाना है वो अलग छट जाएगा। तो थ्रेसर वाली प्रक्रिया, अगर वैसा कुछ काम कर रहे हो बाजार में ले जाने के लिए, तो थ्रेसर वाले की जो कमाई हो रही है वो भी आपकी इनकम टैक्स फ्री में चली जाएगी और वो एग्रीकल्चरल इनकम में चली जाएगी। उसके बाद आपने फोन मिला, हाँ सुरेश भाई मेरा इतना गेहूं है, मेरी इतनी सब्जी है, ये सब चीज है, तो इसको मंडी तक लेके जाना है। तो सुरेश जो ट्रैक्टर ट्रक इत्यादि लेकर के आएगा, उसकी जो कमाई होगी, आप जो उसको पैसे दोगे या कोई भी उसको पैसे देगा, वो भी उसकी एग्रीकल्चरल इनकम में ही आती है। खेती की उपज को बाजार में ले जाने वाली प्रक्रिया से प्राप्त जो इनकम है वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में आ जाएगी। और दूसरी बात है, खेती की उपज को बेचने से जो प्राप्त आय होगी, है ना, खेती की उपज को बेचने से जो प्राप्त आय होगी वो भी आपकी किस में आ जाएगी, वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में आ जाएगी। तो सेक्शन 21A डिस्क्राइब करता है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में, जिसमें खेती वाली भूमि से प्राप्त रेंट का पैसा, खेती वाली भूमि से प्राप्त राजस्व रेवेन्यू का पैसा, ठीक है, रेवेन्यू का पैसा, खेती की उपज को बाजार में ले जाने वाली प्रक्रिया से प्राप्त आय और खेती की उपज को बेचने से प्राप्त आय, ये ना ये लगभग सेम है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस है, कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ हाँ। पिंकू, ये सब लोग कर लेंगे जी, आप धारा कंप्लीट कराइए प्लीज सर जी। हाँ ठीक है भाई, जैसा आप कहें सरकार, ये मैंने ज्यादा बोल दिया, ये जानकारी मुझे नहीं, मुझे तो बस एक काम करना चाहिए ऐसे ही बोल के, ये सब आप तो कर ही लोगे। हाँ ठीक है सरकार, जो आ गया, जो जैसी आ गया प्रभु, जैसी आ गया, ठीक है। आगे जैसा आप कहें, मैं बिल्कुल इसी संदर्भ में बात करूंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा बात ना बताऊं, कुछ ना सिखाऊं, ना कोई लाइफ के बारे में बात बताऊं, बस बस पढ़ा दो, ये मूल विधि पढ़ा दो ना बस। हाँ ठीक। देखो सेक्शन 27 बात करता है निर्धारती के बारे में, एसएससी के बारे में। अब ये एसएससी का मतलब ये नहीं है एसएससी, नो, ये एसएससी के बारे में बात करी जा रही है। निर्धारती, निर्धारती जिस पर निर्धारण किया जाएगा, किसका निर्धारण किया जाएगा, टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि निर्धारती क्या होता है, कौन होता है निर्धारती। तो निर्धारती किसको कहा जाता है, जिस व्यक्ति पर टैक्स निर्धारण किया गया है। क्यों, कौन, एक पर्सन है जिस पर टैक्स निर्धारण किया गया है ना, पर्सन है ना, कोई पर्सन जिस पर टैक्स लगाया गया है ना, जिस पर टैक्स लगाया गया है, जिस पर टैक्स लगाया गया है, या जिसको आप कह सकते हो जिसे इनकम टैक्स देना है, सीधी सीधी बात है, जिसे इनकम टैक्स देना है, जिसे इनकम टैक्स देना है उसको निर्धारती कहा जाता है। ठीक है, यहां पर देख लो, सीधी सीधी बात है, निर्धारती मतलब इनकम टैक्स पेयर, ठीक है, इनकम टैक्स पेयर। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइंडसेट के हो। कोई मेरे को बोल रहा है सर अगर इतनी कमाई होती तो किसान मरते नहीं। किसानों के आत्महत्या का प्रमुख कारण है कर्जा। हाँ, भाई गलती हो जाती है, भाई गलती माफ कर दो, ये तो लो भाई बिल्कुल मत लगाओ। एक काम करो, एक काम करो, अगर आपका खेत है और उसके चारों तरफ ऐसी कुछ लगा हुआ है, उसको आज ही उखाड़ फेंकें, आज ही उखाड़ फेंके और भूल जाएं, है ना, कि मैंने सहजन, ड्रमस्टिक और कटहल के बारे में कुछ बताया था। आप केवल इसको ध्यान रखें, मैं तो इसका एग्जाम्पल दे रहा था। आप आंखें बंद करें, मैं वो MIB है ना, मैन इन ब्लैक वाला चश्मा लगाता हूं, ठीक है, याद नहीं रहेगा आपको,
ठीक है, ए ये लो, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ए, ठीक है, भूल गए आप। ओके, चलिए अगली अगली इस पर चलते हैं। ठीक है, चलो निर्धारती। तो निर्धारती कौन है? जो इनकम टैक्स पेयर है ना, इनकम टैक्स पेयर है, जो इनकम टैक्स पे करेगा या जिस पर इनकम टैक्स लगाया गया है। सीधे यही बात है, इस एक्ट के अंतर्गत जिस व्यक्ति को कोई टैक्स या धनराशि अदा करनी है वो निर्धारती है आपका। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि निर्धारण अधिकारी के कौन होता है? निर्धारण अधिकारी जो कर को निर्धारित करता है कि किस पर कितना टैक्स लगना है, इस तरह से, हाँ, है ना, निर्धारती। हाँ, 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 ठीक है। तो निर्धारण अधिकारी कौन है? जो टैक्स का निर्धारण करता है। पूछ सकता है कि निर्धारण अधिकारी कौन होता है? निर्धारण अधिकारी होता है जो टैक्स का निर्धारण करता है। इसमें कौन कौन आ सकता है? तो इसमें आपका असिस्टेंट कमिश्नर है ना, इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर इसमें आ सकता है। आपका डिप्यूटी कमिश्नर, उपायुक्त इसमें आ सकता है। इसमें आपका असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है। इसमें आपका डिप्यूटी डायरेक्टर हो सकता है। और इसमें आपका कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर, है ना, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं। तो ये लोग सब आपके क्या होते हैं? ये निर्धारण अधिकारी आपके होते हैं। पेपर में पूछे तो सीधे सीधे आपको उसको बता देना है क्या, कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर और कोई भी इनकम टैक्स का अधिकारी आपका निर्धारण अधिकारी हो सकता है। यह सेक्शन 27A बोल रहा है। निर्धारण अधिकारी कौन है? जो टैक्स का निर्धारण करता है, जो टैक्स का, जो कर का निर्धारण करता है। उस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से समझिए। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बस वो छटा हुआ है, वो सधा हुआ है। हाँ, हाँ, हम्म, अगर 5 बीघे जमीन होती तो पढ़ते नहीं गुरुजी। नहीं भैया, 30-30 बीघे वाले पढ़ते हैं, बहम में मत रहे ना। हाँ, बहम में मत रहे ना, हमारे हमारे जानने में बहुत हैं ऐसे लड़के जिनकी 30-30, 40-40 बीघे जमीन है। पर कहीं कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती है उन पे शादी नहीं करती हैं, वो नौकरियों पे ब्याह करते हैं। भाई साहब पढ़ा रहेगा, ये खेती वेती करेगा नहीं, हमारी लड़की को जाना पड़ेगा। सेक्शन 29 बात करता है निर्धारण वर्ष की। किसकी? निर्धारण वर्ष की बात करता है, और निर्धारण वर्ष की परिभाषा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? निर्धारण वर्ष, तो निर्धारण वर्ष क्या है? जिस वर्ष के लिए क्या हो रहा है, जिस वर्ष के लिए आपका टैक्स निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, निर्धारण वर्ष जिस वर्ष के लिए, है ना, सीधे सीधे मान सकते हो, जिस वर्ष के लिए टैक्स निर्धारित किया जा रहा है, या इस अभी इसको पॉइंट को नहीं लिखते यहां पर, आगे देखेंगे इसको। ठीक है, निर्धारण वर्ष, नाम तो वही है। निर्धारण वर्ष क्या होता है? ये 12 माह की एक अवधि होता है। 12 माह की एक अवधि होता है। अवधि मतलब एक प्रॉपर टाइम पीरियड है, जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल से प्रारंभ होता है। ये 2 पॉइंट आपके सबसे ज्यादा जरूरी हैं यहां पर, कि क्या निर्धारण वर्ष क्या होता है? ये 12 माह की एक अवधि होती है, क्योंकि वर्ष जो होता है, वर्ष होता है 12 माह, 12 मंथ्स की अवधि को ही एक वर्ष कहा जाता है। और मेन चीज ये है, आपसे पूछेगा कि निर्धारण वर्ष कब से चालू होता है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, निर्धारण वर्ष को आप फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर मत करिएगा। कभी आप कहने लगे कि निर्धारण वर्ष इक्वल टू आपका फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपको बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसी बात कहीं भी नहीं है ना, कहीं भी नहीं हुई है। तो निर्धारण वर्ष 12 माह की अवधि, जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल से चालू होता है। उसके बाद सेक्शन 211 ब्लॉक ऑफ एसेट्स, आस्ती। आस्ती मतलब वही एक तरह से संपत्ति इत्यादि। ठीक है, एक तरह से संपत्ति इत्यादि के बारे में यहां पर आपकी बात की जा रही है। आस्ती, एसेट्स, एसेट्स क्या होता है? किसी की संपत्ति। तो संपत्ति में किसी की क्या क्या आ सकता है? तो संपत्ति में किसी का कोई भवन आ सकता है, भवन, कोई भी बिल्डिंग आ सकती है, चाहे वो घर की हो, चाहे ऑफिस की हो, चाहे कारखाने की हो, किसी भी तरह की। कोई भी मशीनरी उसमें आ सकती है, कोई भी आपका संयंत्र आ सकता है, उसमें आपका संयंत्र होता है आपका, है ना। उसके बाद किसी भी तरह का फर्नीचर आपका आ सकता है।
ये तो है भौतिक, है ना, फिजिकल एसेट्स की बात हो रही है। उसके बाद अगर आप बात करो इंटेलेक्चुअल एसेट्स की, जो बुद्धि से पैदा किए जाते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट हो सकता है, कोई पेटेंट हो सकता है, कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, और कोई लाइसेंस या कोई फ्रेंचाइजी हो सकता है। तो ये पूछी जा सकती हैं कि एसेट्स में क्या क्या होता है, आस्तियों में, एक तरह से किसी की संपत्ति में क्या क्या चीज आ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो इन्हीं सब चीजों पर खेलता है ना, इन्हीं सब चीजों के बारे में वहां पर बात होगी, इन्हीं सब चीजों के बारे में वहां पर चर्चा होगी। तो कोई भवन यानी कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी। अच्छा एक बात बताओ, जो कल शब्द है, कल, हाँ आप ना सीखा करो, सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया करो। जब हम अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं कि बस आप हमें मूल विधि पढ़ाओ और कुछ मत बताओ, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा अपने सीखने के रास्तों को बंद कर देते हैं, और जो सीखता है वो बढ़ता है। आपको क्या लगता है कि आप बस दरोगा की परीक्षा पास कर जाओगे और आप कामयाब हो जाओगे? नहीं, डिपार्टमेंट में तो और भी ज्यादा है। डिपार्टमेंट में हो सकता है आप लास्ट टाइम में जाकर, रिटायरमेंट के टाइम पे जाके इंस्पेक्टर बनो, क्योंकि अगर आपने अपने सीखने की आप जर्नी को बंद कर दिया तो फिर आप कुछ नहीं जान पाएंगे। और ऐसे भी लोग होते हैं जो कांस्टेबल से डीएसपी तक बन जाते हैं, जबकि कांस्टेबल के बाद केवल हाईएस्ट प्रमोशन सब इंस्पेक्टर का होता है, सब इंस्पेक्टर के बाद हाईएस्ट प्रमोशन आपका डीएसपी का होता है, और डीएसपी भी उनका होता है जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। तो अपने अंदर सीखने की चाह रखो कि कहां से क्या मिल जाए और मैं लिख लूं, मैं उसको जान लूं और वो मेरे कहां काम आ जाए। ये नहीं, ये तो सब हमको पता है, अब धारा पढ़ा दो, तो धारा भी आपको पता होनी चाहिए इस हिसाब से, तो ये क्यों नहीं पता है आपको? तो कल किसको कहते हैं? कल, कल का मतलब क्या है बताना एक बार, देखो तुम में से किसको पता है कल का मतलब? हाँ जी, जी तिलकराज जी, शुक्रिया। हम्म। हाँ आयुक्त, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया गौरव जी, बहुत बढ़िया। जी, कल का मतलब क्या होता है बताइए? कल का मतलब क्या होता है? कल, देखो कल जो शब्द होता है, कल का मतलब क्या होता है? कल के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं आपके। क्या होता है? एक तो होता है आने वाला कल, ठीक है, क्या है? आने वाला, आने वाला कल, आने वाले कल के संबंध में है, यानी कि टुमारो के बारे में है। एक है आपका बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, जो मशीनरी होती है ना, मशीनरी, मशीन्स होती हैं, इनके लिए भी कल का प्रयोग किया जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा, कल पुर्जे। तो कल पुर्जे, यहां पर कल का मतलब क्या है? इस मशीनरी से है, यानी कि मशीनरी, आपके स्पेयर पार्ट्स, आपके पार्ट्स के बारे में, यानी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो आपका क्या है? मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर आदि, कॉपीराइट, पेटेंट इत्यादि, ये सब आपके ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आते हैं, आस्तियों में आते हैं, संपत्ति में आते हैं। उसके बाद यहां पर सेक्शन 212A बात करता है बही की। बही मतलब बुक्स, और कैसी बही? लेखा बही। लेखा बही क्या होती है? सीधे सीधे अकाउंट बुक, है ना, बुक ऑफ अकाउंट्स, जिसमें लेखा जोखा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? लेखा जोखा रखा जाता है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जहां पर, जिनमें रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। आपने देखा होगा हर व्यक्ति अपने पास रिकॉर्ड्स रखता है, और अगर ये रिकॉर्ड्स ऑफिशियल हैं तो इनकी प्रॉपर बुक्स होती हैं, है ना। आज के टाइम में तो हम लोग भी, हमारे भी खाते होते हैं, तो हम भी क्या रखते हैं? हम भी बैंक की पासबुक रखते हैं। और जहां पर बहुत ज्यादा लेन देन का काम होता है ना, बड़ी फैक्ट्री है, व्यवसाय है, संस्थान है, संगठन है, कहीं भी, वहां पर प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखा जाता है हर चीज का, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो बुक ऑफ अकाउंट्स यानी लेखा बही, यानी बहियों की बात हो रही है, तो वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा कि बुक ऑफ अकाउंट्स में किस किस चीज को हम लोग काउंट करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या चीज है। तो अगर आपका कोई बैंक ऑफ, ये क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि ये, इनका संबंध इनकम टैक्स से डायरेक्ट है, इनकम टैक्स से डायरेक्ट रिलेटेड है। ये इनकम टैक्स से ये डायरेक्ट रिलेटेड है, आपकी डायरेक्ट रिलेटेड है इनकम टैक्स से। तो इसमें अगर आपका कोई अकाउंट है तो वो भी इसके अंतर्गत ही काउंट किया जाता है, इसी के अंतर्गत उसकी गणना होती है, ठीक है। दूसरी बात है दैनिक बही, यानी कि डे बुक। दैनिक बही होती है, इसको रोजना मचा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजना मचा, है ना, जहां पर रोजाना मचा के रखा है ना। अब
आप पुलिस थाने में जब जाओगे तो आपको पता लगेगा वहां पर एक डायरी, एक रजिस्टर टाइप होगा जहां पर डेली के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। रोजना मचा या रोजाना मचा। आप अगर लेखपाल की तैयारी करोगे उसमें ग्राम विकास एक टॉपिक आएगा, मैंने वो पढ़ाया था लास्ट टाइम वाली भर्ती में, वो मैंने पढ़ाया था। तो उसमें ये आया था। तो लेखपाल के कार्य कर्तव्य इत्यादि में तो लेखपाल को बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने पास रखना पड़ता है, जिसमें शजरा एक होता है, शजरा होता है, शजरा। तो गांव का नक्शा जो होता है वो उसको रखना पड़ता है, उसको खसरा रखना पड़ता है, उसको खतौनी रखनी पड़ती है, खसरा नंबर होता है किसका कौन सा खेत है, उसको रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, उसको पंजीकरण बुक रखनी पड़ती है, उसको एक रोजना मचा भी रखना पड़ता है। और रोजना मचा मतलब जिसमें डेली के आपकी एंट्रीज हो रही हैं कि क्या आया क्या गया, इस तरह की चीजें, वो भी आपकी बुक्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। उसके बाद रोकड़ बही, कैश बुक, जिसमें कैश की पूरी सारी की सारी चीजें लिखी गई हैं, वो भी आपकी बुक्स के अंतर्गत आती है। उसके बाद अकाउंट बुक, ये यहां समझाने के तौर पर लिख दी गई है, लेखा बही, बुक ऑफ अकाउंट्स। मेन चीज वहां पर है बही, बुक्स। बुक्स के अंतर्गत क्या क्या, तो अकाउंट है, डे बुक है, कैश बुक है, अकाउंट बुक है। और इन सभी दस्तावेज को लिखित रूप में फ्लॉपी या डिस्क, सीडी या टेप में सुरक्षित रखा गया हो, यह बात वहां पर आपकी कही गई है। तो वो सारी की सारी चीजें काहे में आ जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी बही में या बुक के अंतर्गत काउंट होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अच्छा, ठीक है। रोशनी कश्यप जी, बहुत 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 धन्यवाद। हम्म, हाँ, पढ़ाओ गुरु जी। हाँ, मैं तो नाच रहा था यहाँ। न लगावे लुजा बल्ली पी स्टिक, हिलेला यारा डी स्टिक। मैं नाच रहा था, अभी तक पढ़ाई तो रहा था भाई, ऐसा थोड़ी चल रहा था डांस। धारा पे देखो कहां तक आ गए, 2:12 पे। हाँ, आगे। ठीक है, सेक्शन 2:13 में व्यवसाय, कारोबार, बिजनेस की परिभाषा है। अगर पूछे बिजनेस की परिभाषा कौन से में है, तो धारा थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। धारा क्या चीज है, धारा इसको आप याद रख लेंगे तो आप उत्तर दे पाएंगे। धारा रट लें, धारा रट लें। क्या है कि बिजनेस की परिभाषा किसमें है, बिजनेस की परिभाषा सेक्शन 2:13 में है। इसको बहुत डिटेल से लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 2:13A, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे को लगता है। ये व्यावसायिक ट्रस्ट के बारे में है। किसके बारे में है, व्यावसायिक ट्रस्ट के बारे में यहां पर चीजें हो रही हैं। यानी जो आपके होते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट में क्या होता है, चल जा भैया, ये गाना सुन के हैंग हो गया है। हाँ, हाँ, ठीक है, ये ट्रस्ट के बारे में चल गया। ओके, ट्रस्ट के बारे में। तो जहां पर भी कोई ऐसा ट्रस्ट है, ट्रस्ट आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग मिलकर के एक ट्रस्ट बना लेते हैं, वहां पर फिर फंडिंग करते हैं, फिर उसके जरिए कुछ काम करते हैं, उसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी ट्रस्टीज होते हैं। तो उसके हिसाब से सारी की सारी चीजें वहां पर चलती हैं। और अगर कोई ऐसा ट्रस्ट है जो बिजनेस करता है, उसको व्यावसायिक ट्रस्ट यहां पर बोला जा रहा है, और उसकी प्रॉपर परिभाषा सेक्शन 2:13A में आपकी दी गई है। तो ये पूछे आपसे कोई कि व्यावसायिक ट्रस्ट की परिभाषा कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना है व्यावसायिक ट्रस्ट की परिभाषा क्या है, आपकी सेक्शन 2:13A में है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ये जानो आप, सीधे ही पूछेगा। देखो, बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं, जैसे पोक्सो हुआ, जैसे घरेलू हिंसा वाला हुआ, अन्य भी एक्ट ऐसे हैं जहां पर बालक की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, बालक की परिभाषा वहां पर आपकी दी गई है कि बालक की परिभाषा ज्यादातर, देखो क्या है, ज्यादातर एक्ट्स में बालक की परिभाषा जहां पर दी गई है, वहां पर लिखा गया है कि बालक वह है, बालक वह जिसकी आयु, जिसकी आयु क्या है, बिलो 18 है ना, जो बिलो 18 है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसको बालक की श्रेणी में रखा गया है। पोक्सो में विशेषकर, घरेलू हिंसा में विशेषकर 12 है ना, 18 से, हाँ, 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति है, उसको बालक कहा गया है। बट आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 215B में एक बात स्पष्ट रूप से बोली गई है कि इनकम टैक्स में बालक की उम्र का कोई जिक्र नहीं किया गया है। कोई भी किसी भी तरह का, ये नहीं बोला गया कि 15 साल से नीचे का हो, 18 साल से नीचे का हो, 12 साल, देयर इज नो कैलकुलेशन, है ना, देयर इज नो लिमिट, वहां पर कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो किसी भी आयु सीमा का कोई जो है वो आपका क्या है, बालक नहीं बोला गया है। खास बात क्या बोली गई है
कि किसी व्यक्ति से संबंधित बालक को बालक बोला जा रहा है, यानी कि अगर किसी का बच्चा है तो किसी से रिलेटेड होना चाहिए, यानी उसका बायोलॉजिकल सन या डॉटर होना चाहिए। या स्टेप सन, स्टेप सन मतलब सौतेला बच्चा। सौतेला बच्चा है कि अगर कोई महिला थी, उसके पास बच्चे थे और पिता किसी कारण से चले गए, गुजर गए, कुछ भी हो गया, तो उस महिला ने तलाक ले लिया, कुछ भी हो गया, दूसरी शादी कर ली, तो वो जो बच्चे उस महिला के साथ गए और वो दूसरा जो उसने पति किया, शादी जो उसने दूसरी करी, तो उसके लिए वो स्टेपसन है ना। या महिला के केस में पत्नी मर गई, बच्चे हैं और दूसरी शादी कर ली, तो स्टेपसन। तो स्टेप सन और स्टेप सन, जहां पर देखो कानून में हमेशा याद रखना चाहिए, जहां पर सन लिखा हुआ है वहां पर डॉटर अपने आप से है, जहां पर व्यक्ति लिखा हुआ है वहां पर पुरुष स्त्री सब उसमें आ जाते हैं, नपुंसक इत्यादि सब आ जाते हैं। ये कानून की लैंग्वेज है। और ऐसा कोई बालक जो एडॉप्ट कर रखा हो वो भी बालक के अंतर्गत काउंट किया जाता है। यहां पर बालक से बताने से मतलब ये है कि चाहे तो बायोलॉजिकल सन हो या डॉटर हो, या स्टेप सन या स्टेप डॉटर हो, या आपका एडॉप्टेड सन या एडॉप्टेड डॉटर हो, वो सब बालक के अंतर्गत आते हैं। ये सब बालक हैं, ठीक है, ये सब बालक हैं, बट एज का कोई भी जिक्र यहां पर नहीं किया गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। हाँ, आगे आगे चलते हैं। अब यहां पर है सेक्शन 217 में, ठीक है, सेक्शन 217 में कंपनी की परिभाषा क्या है? सेक्शन 217 में कंपनी की परिभाषा है। कोई पूछे तो आप डायरेक्टली बता देना कि सेक्शन 217 कंपनी की परिभाषा है, ठीक है, कंपनी की आपकी परिभाषा है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्लैक बोर्ड पर देखो, आरडब्ल्यूए ने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने का जो रूल है उसको चेंज कर दिया है। कारण क्या है? कारण ये है, ऐसे नहीं करिए गए चलो यार भाई एक काम करते हैं ब्लैक बोर्ड को खत्म कर देते हैं। कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे ये बोर्ड वाली पीडीएफ को प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, और जो प्रिंट निकलवाते हैं ब्लैक रहता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट मशीन फेल हो जाती है, सारा काला काला हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए ये व्हाइट वाला प्रिंट दिया जाता है, इसको निकलवाता है तो बच्चे को फिर कलर प्रिंट मिल जाता है, वो सब उसको देख लेता है। ठीक है, तो आज हमने सेक्शन 2 तक पढ़ लिया है, कल कोशिश करेंगे कल इसको एंड कर दें, क्योंकि ज्यादा धाराएं इसमें नहीं है, और उसके बाद हम फिर बीएनएस को शुरू करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। हाँ। हम्म। हाँ, बालक वे हैं जो बालक वाले काम करें, नहीं भाई कानून में ऐसी परिभाषाएं नहीं दी जाती है। जी समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ। हाँ। नहीं, आप देखो, कोई मेरे को बोल रहा है कि क्लास में ऐसी बातें बोलना शोभनीय नहीं है। देखो, मुझसे वो मत बुलवाओ जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में आया है। क्लास जो होती है, क्लास में एक पढ़ाने का तरीका होता है। हाँ। हाँ, इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे, लिखो ऑफिशियल राम 6134, वहीं मिलेंगे आपको। ये इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल राम 6134, ऐसे डालोगे तो मेरा चेहरा दिख जाएगा आपको। हाँ। हम्म। बालक का क्या यूज है? हम्म। बालक का यूज इसलिए है, इनकम टैक्स में कोई पूछ रहा है, क्योंकि अगर बालक है तो वो उसी व्यक्ति पर आश्रित होगा जिसका बालक है ना, किसी व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति, बच्चा। तो इनकम टैक्स जब देता है आदमी, तो उस बच्चे के खर्चों को दिखाता है कि इसकी इतनी फीस मैंने दी, इतने इसके इसके इतने पैसे दिए, इतना ये किया, इतना ये किया, तो उसमें इनकम टैक्स में रिलीफ मिल जाता है, इसलिए इस सेंस में। हाँ चलो लाते हैं, यूट्यूब पे बात करते हैं, थ्योरी क्लासेस हिंदी की लाते हैं, और साहित्य की तो मैं सोच रहा हूँ एक मैराथन कराऊं बढ़िया, 10-12 घंटे की, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा ठीक है, मोहसिन अहमद बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, पोस्टेड है आप। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं दोस्तों, और हिंदी के लिए भी आप तैयार रहिए, सुनाएंगे कल, सुनाएंगे सॉन्ग वॉन्ग। आज सॉन्ग सुना दिया था वैसा, क्या शोभनीय नहीं है? अरे भाई भाई मत बुलवाओ मुझसे, कक्षा को कक्षा की तरह से पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि ये बहुत बोरिंग एक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ाने लगूँ ना कि कंपनी की परिभाषा, पूर्वस्व की परिभाषा, तुम कहोगे मास्टर जी क्या कर रहे हो। ठीक है। हाँ, और 1 सवा महीना चल सकती है मूल विधि।
ठीक है, मैं थोड़ा समय बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। मिलते हैं कल फिर 4 बजे। ध्यान रखिएगा अपना और मुझे भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।